इस वक्त हमारे साथ केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है गवर्नर साहब। एक ऐसे वक्त पर हम और आप एक दूसरे से बात करने जा रहे हैं जब इस देश में बड़ी बहस छिड़ी हुई है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा को लेकर उन्हें फटकार लगाई जाती है। इस देश में आजकल ये भी सुना जाता है कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। सर, ये लोग कौन से स्कूल से निकले हैं? तो ये तो आप उन्हीं से पूछिए कि वो किस स्कूल से निकले। मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं एक बात जानता हूं कि हमारे यहाँ जो हमारा अपना संविधान है, हमारा अपना कानून है। इस देश में मामला हमारे कानून के तहत तय होंगे, किसी दूसरे कानून के तहत नहीं है। सिर्फ पर्सनल लॉ के मामले में हम उस कानून के कुछ हिस्से हमारे यहाँ जुडिशरी लागू करती है, लेकिन क्रिमिनल लॉ या डिफेमेशन का लॉ या दूसरे जितने भी लॉ हैं वो हमारे अपने लॉ हैं। इस मुल्क में सरकार की और सबकी, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने लॉ को अपहोल्ड करें। आप लॉ को अपहोल्ड करने की बात करें, आपका एक स्टेटमेंट आया, आप लगातार सुर्खियों में। उस स्टेटमेंट के बाद से आपने ये बताया कि कैसे एक ये जो कट्टरपंथी सोच है, ये कैसे इसे खाद पानी मिल रहा है। आपके उस स्टेटमेंट के बारे में और तफसील से हम समझना चाहेंगे सर। हाँ, मेरा कहना यह है कि क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि जिसे ये लोग बिल्कुल गलत तरीके से शरीयत कहते हैं, क्योंकि शरीयत का टर्म तो है डिवाइन लॉ के लिए, वो लॉ जो इंसानों के लिखे हुए हैं, उसको, उसके लिए जो टर्म है वो ज्यादा से ज्यादा फिक़्ह हो सकता है अरबी में। तो फिक़्ह के जरिए जो कानून लिखे गए हैं, इंसानों ने लिखे हैं, क्या कोई इनकार कर सकता है कि उसमें ये सर तन से जुदा या उसको कत्ल की सजा, तो ये कहेगा कि वो नहीं है? वो है, लेकिन वो हमारे मुल्क का कानून नहीं है। वो कानून अब दुनिया में और भी कहीं नहीं है, ज्यादातर जगहों पे नहीं है। पाकिस्तान में है और कुछ और एक दो मुल्कों में है, ज्यादातर देशों में नहीं है। तो आप जो चीज हमारे कानून में नहीं है, किसी और कानून में है, वो हमारे मदरसों में खुदा का कानून कह के उस किताब को पढ़ाया जाता है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना था कि ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, मेरे पास मेरी किताब मौजूद है। 2008 में जब देवबंद वालों ने एक टेररिज्म के खिलाफ कॉन्फ्रेंस की थी, शायद जनवरी के महीने में, तो मैंने उनको बधाई दी, मुबारकबाद दी, कहा आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। लेकिन साथ में मैंने उनको ये बताया कि आपके यहां जो किताब, और यह अकेला देवबंद नहीं है, ये किताब चूंकि ज्यादातर उसी मदरसे, उसी जूरिस्प्रूडेंस का जो स्कूल है उसी से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा सभी जगह यही पढ़ाया जाता है। तो मैंने उसमें कोट किया और मैंने ये कहा कि एक तरफ आप टेररिज्म को कंडेम करेंगे और दूसरी तरफ ये चीजें पढ़ाएंगे, तो इन दोनों को कैसे आप, इनके बीच में सामंजस्य कैसे पैदा करेंगे? और मैंने उनको ये मशवरा दिया अपने खत में कि मैं ये भी नहीं आपसे कह रहा हूं कि आप इसे मत पढ़ाइए, लेकिन इसको शरीयत मत कहिए। एक आम आदमी जिसको ज्यादा जानकारी नहीं है, शरीयत के नाम से वो समझता है कि ये खुदा का कानून, आप इसको ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम कानून का इतिहास कह सकते हैं, क्योंकि आज ये कहीं लागू भी नहीं है। ये लागू था हिंदुस्तान में 1860 तक, वो खत्म हो गया 1860 में। तुर्की में लागू था, वहां 1920 में खत्म हो गया, 21 में या 22 में। तो मैं ये कहीं अब लागू नहीं है दुनिया में, तो ये अब इतिहास के तौर पे तो पढ़ाया जा सकता है कि ये कानून हुआ करता था। आप इसे खुदा का कानून कह के जब पढ़ाएंगे तो बच्चा आके पहले तो इस किताब को चूमता है, माथे से लगाता है, और फिर वो ये समझता है कि यही असल कानून है। आज तक 14 साल हो गए हैं, और ये मैंने नहीं लिखा, सिर्फ ऐसे लोगों ने भी लिखा जो आज उनकी हिमायत कर रहे हैं। मेरे खत को उन्होंने भी भेजा अपनी तरफ से।
आज तक देवबंद वालों ने उसका जवाब नहीं दिया, इसलिए कि उनकी वो उसको हटाना नहीं चाहते। जो जिस तरह उसको पढ़ाते हैं वो तरीका जारी रखना चाहते हैं, तो जवाब देने कोई जवाब बनता ही नहीं है उनसे। तो 14 साल में उसके बाद मैंने उनको कहलवाया कि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो फिर मैं इस पर आर्टिकल लिखूंगा, ये सबको पता चलेगी ये बात। और मैंने आर्टिकल लिखा 4 महीने के बाद, जो खूब छपा है उस वक्त। सिर्फ मेरा आर्टिकल नहीं छपा है, बल्कि मेरे आर्टिकल से ये चीजें लेके और लोगों ने भी लिखा, वो भी छपा है। आप किताब का जिक्र कर रहे हैं, आपने आपका जो स्टेटमेंट था जो काफी इस वक्त वायरल है, जिसके बाद इस देश में बहुत बहस भी छिड़ी हुई है, इस किताब के कौन कौन से टीचिंग्स हैं? क्योंकि आपने कहा अगर बच्चे को बहुत ही कम उम्र में 6 साल के बच्चे को आप सिखाएंगे कि बिहेडिंग, तो बच्चा क्या सीखेगा? ये कौन कौन से? मैंने ये नहीं कहा कि 6 साल के बच्चे को सिखाए, मैंने कहा 6 साल के, जब मुझसे ये पूछा गया इसको रोकने का तरीका क्या, तो मैंने कहा कि ये आमतौर से 5-6 साल के बच्चों को मदरसों में भर्ती करते हैं। ईस्टर्न यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, जो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में जो कमजोर इलाके हैं, वो इनका कैचमेंट एरिया है। अब हमारे यहां देश में वो अधिकार जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, नीति निर्देशक सिद्धांतों में था, अब वो बुनियादी अधिकार बन गया है। और वो बुनियादी अधिकार बच्चे का अधिकार है कि उसे 14 साल की उम्र तक उसको ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन दी जानी चाहिए, उसको स्पेशलाइज्ड एजुकेशन नहीं दी जा सकती। ये यूनाइटेड नेशंस के डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी ये बात है। तो हम क्यों अलाउ करते हैं मदरसों को कि वो 6 साल की उम्र, हमें 14 साल तक की उम्र तक उनको अपना सिलेबस पढ़ाना चाहिए, तब तक उनमें समझ विकसित हो जाएगी, वो सही और गलत कुछ सवाल कर सकेंगे सही और गलत के बारे में। आज की तारीख में तो 6 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल की उम्र के बच्चों को भर्ती कर लिया जाता है और एक खास माहौल में वो रहते हैं। और जब उनके सीनियर कोर्सेज होते हैं आलिम के और दूसरे, उसमें ये किताब पढ़ाई जाती है जहां पर ये सब लिखा हुआ है और उसको खुदा का कानून बता के पढ़ाया जाता है। जी, अभी सर आपने कैचमेंट एरिया शब्द का इस्तेमाल किया, कहा कि कैचमेंट एरियाज हैं ये, आपने देवबंद का जिक्र किया कुछ टीचिंग्स को लेकर भी। ये मैं अगर आपकी बात पिछले 10 मिनट से जो हमारे बीच बातचीत हुई, आपने कहा देश का कानून, आपने कहा खुदा का कानून, और आपने कहा व्यक्ति का कानून। और व्यक्ति के कानून के तहत ये सब जो पढ़ाया जा रहा है, जिसे कट्टरपंथ के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, ये कैचमेंट एरिया, ये कट्टरपंथी तालीम, ये क्यों चल रही है इस देश में, अगर इस देश में रूल ऑफ लॉ है तो? नहीं, इस देश में क्या, ये इसे इस तरह मैं देखता हूं कि रिलीजन जो है ये आस्था का मामला है। जब भी कभी समाज इसकी इजाजत देगा कि रिलीजन आस्था नहीं बल्कि धंधे का मामला हो जाए, प्रोफेशन बन जाए, तो फिर ये सब चलेगा। ये तो इंटरवेंशन की जरूरत है कि हम किसी के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ इतनी बात सुनिश्चित करें कि 14 साल की उम्र तक के बच्चे को ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। हम अगर एलएलबी का हम कम उम्र के बच्चे को एलएलबी के कोर्स के लिए उसको एडमिशन देते हैं? ग्रेजुएशन से पहले एडमिशन नहीं मिल सकता, मेडिकल नहीं मिल सकता एडमिशन 12वीं क्लास से पहले, इंजीनियरिंग के लिए नहीं मिल सकता। तो ये जो खुदा का कानून है, ये इतनी मामूली चीज है कि इसको आप 6 और 7 साल और 8 साल, मैं नहीं मानता हूं वो खुदा का कानून, इंसानों का लिखा हुआ है। ये लोग कहते हैं कि खुदा का कानून, तो उसको आप बच्चों को उतनी कम उम्र में पढ़ाना चाहते, ये सिर्फ और सिर्फ इंडॉक्ट्रिनेशन है। सिर्फ दिमागों में ये बातें भरनी है ताकि वो जब वो उसकी समझ विकसित हो
फिर वो उसके बारे में कोई प्रश्न ही ना करे और उसे आंखें बंद करके हर चीज को मानता चला जाए। उससे बचने का सबसे बेहतर तरीका है कि 14 साल की उम्र तक के बच्चों का ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन, जो सिलेबस सरकारें, सिर्फ केंद्र सरकार नहीं राज्य सरकारें अप्रूव करती, वो भले ही सरकारी स्कूलों में हो या प्राइवेट स्कूलों में हो, लेकिन सिलेबस सरकारें अप्रूव करती, उनके लिए ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। 14 साल के बाद ये उनके अपने ऊपर, तब तक उनकी समझ विकसित हो जाएगी, वो उनका एक्सपोजर हो जाएगा, उसके बाद उनके ऊपर है वो क्या चीज पढ़ना चाहते हैं आगे। लेकिन फिर 14 साल की उम्र के बाद इंडॉक्ट्रिनेशन संभव बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर इंडॉक्ट्रिनेशन का आपने वो तो मैंने समाधान के तौर पे बात कही थी। हाँ, कि मैं ये नहीं कहता कि आप किसी पे पाबंदी लगा दी, नहीं, मत लगाइए, हम स्वतंत्र देश है, लेकिन बच्चे को स्पेशलाइज्ड एजुकेशन से लेने से पहले उसके मानस को इतना विकसित कर दीजिए कि वो कम से कम सवाल तो कर सके। देश में आप भी जानते हैं, क्योंकि आपका स्टेटमेंट जो आया ये मदरसों से जुड़ा हुआ, मदरसों में रिफॉर्म्स की बात सर लंबे अरसे से की गई है, बहुत लंबे अरसे से, लेकिन उस रिफॉर्म को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, या जब मदरसों में रिफॉर्म की बात की जाती है तो अक्सर ये कहा जाने लगता है कि एक धर्म विशेष को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, उस पर जो सियासत होने लगती है उस पर फिर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने खुद जिक्र किया कि आपने देवबंद को लिखा, आपने सवाल पूछे। आप ऐसा कीजिए, इसका बेहतर तरीका यह है कि खुद मुस्लिम देशों को देखिए, जहां मुसलमानों की बहुत ज्यादा मेजोरिटी है और मुसलमान ही हुकूमतें चला रहे हैं, उनका वो अलाउ करेंगे इन किताबों को पढ़ाने के लिए मदरसों में? नहीं, वो तय करते हैं, सरकारें वहां की तय करती हैं कि मदरसों में, मदरसा क्या है, मदरसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कहा जाता है, वो सरकारें तय करती है। मैं आपको पाकिस्तान का बताता हूं, पाकिस्तान की आप इंटरनेट पे चले जाइए और पाकिस्तान की रिपोर्टें जरा देख लीजिए, कितने वहां के एजुकेशनिस्ट ने क्या क्या लिखा है मदरसा एजुकेशन के बारे में। उन्होंने कहा है कि कैसे पूरे समाज में जो अस्थिरता है और जो हिंसा का वातावरण बन गया है, उन्होंने उसके लिए मदरसों को जिम्मेदार ठहराया। मेरे पास पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर स्कॉलर जावेद अहमद गामदी के इंटरव्यू का स्क्रिप्ट है मेरे पास, और ये YouTube पे अवेलेबल है, आप जाकर खुद देख लीजिए। वो ये कहते हैं कि आज जो टेररिज्म, दहशतगर्दी, आतंक आप देख रहे हैं, इसके लिए वो रिलीजियस थॉट, वो दीनी फिक्र, वो चिंतन जिम्मेदार है जो मदरसों में पढ़ाया जाता है और जो उनकी सियासी तहरीकों में, जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं, उसमें सिखाया जा रहा है। और उन्होंने 4 चीजें आइडेंटिफाई की हैं कि ये 4 चीजें हर मदरसे में पढ़ाई जाती हैं, वो इसको एडमिट करें पब्लिकली या ना करें। और उन 4 चीजों में पहली चीज ये है कि जहां कहीं भी, अब ये गौर करने की बात है, कुफ्र होगा, शिर्क होगा। कुफ्र का मतलब है, आप जानते ही कि हर किसी को, सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को नहीं कहा जाता है काफिर, बल्कि खुद मुसलमानों में जो अलग अलग सेक्ट है वो एक दूसरे को काफिर कहते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर इसकी सजा मौत है और ये सजा हमें लागू करने का हक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जावेद अहमद गामदी कह रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि दुनिया में, दूसरी बात ये सिखाई जाती है कि दुनिया में जितने नॉन मुस्लिम हैं, जो मुसलमान नहीं है, वो इसलिए पैदा हुए हैं कि उनके ऊपर मुसलमान हुकूमत करें। तो और आखिर में वो ये कहते हैं, 2 और बातें कहते हैं, और आखिर में कहते हैं कि भाई ये मुमकिन ही नहीं है कि शांति कायम हो सके, अमन कायम हो सके, जब तक ये तालीम बच्चों को दी जाती रहेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये पाकिस्तान का ऐसा स्कॉलर कह रहा है जिसे अपने विचारों की वजह से अपना देश छोड़ना पड़ा। पहले वो दुबई में, फिर मलेशिया में, आजकल अमेरिका में उनकी जान को खतरा था, लेकिन उन्होंने ये बात कही। तो अब इसमें लेकिन वो लोग भी जो उनके विरोधी हैं, वो भी उनके इस्लामिक स्कॉलर होने पे उंगली नहीं उठाते, और वो मानते हैं कि ये बड़े स्कॉलर। तो अब जब ये ऐसा थोड़ी है कि मेरी कोई उनसे दुश्मनी है या मैं उनके खिलाफ हूं, नहीं भाई, अपने बच्चों का अगर भविष्य बचाना है और बनाना है, मत भूलिए ये देश इन्हीं सारी चीजों के चलते एक बार विभाजित हो चुका है। अब आपकी जिम्मेदारी, पहले कहा जाता था कि हम अलग राष्ट्र हैं 47 से पहले, अब यही लोग कहते हैं। 86 में क्या कहते थे आपको याद है? कौन चला रहा था उस आंदोलन को? यही सारे नदवा, देवबंद, यही मदरसे वाले थे जो आंदोलन को चला रहे थे, और क्या कह रहे थे? हमारी अलग पहचान है। अब कौन कहने की हिम्मत नहीं है, अब कहते हैं हमारी अलग पहचान। तो हमें कभी अपनी एक भारतीय के नाते अपनी पहचान बनाने की चिंता है कि सबकी एक पहचान है? उस एक पहचान के अंदर हजारों पहचानें हो सकती हैं, लेकिन बुनियादी पहचान एक है। वो कहते हैं नहीं, बुनियादी पहचान ही हमारी अलग है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर गवर्नर साहब हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि जो आपने ये अलग पहचान का जिक्र किया, इस देश में तो ऐसे भी नेता हैं हैदराबाद से सियासत करते हैं, वो जाते हैं वोटर के बीच में, वो जाकर कहते हैं यादवों का नेता, पिछड़ों का नेता, दलितों का नेता, ठाकुरों का नेता, मुसलमानों अपना नेता चुन लो। ये जो धर्म पर बेस्ड पॉलिटिक्स, जिसमें वो कहते हैं कि मुसलमानों को एम्पावर कैसे किया जाएगा, अगर मुसलमान अपना सीएम ना चुने तो वो एम्पावर कैसे होगा, इस राजनीति को बढ़ाने वालों से आप क्या कहेंगे? मैं राजनीतिक सवालों के जवाब नहीं देता हूं, न मेरे लिए उचित है, लेकिन मैं इसको इस तरह देखता हूं कि जो लोग उन्हें वो ये भी नहीं याद रखते कि हमारी संविधान सभा में दो चीजें ऐसी थी कि जिन पर टोटल प्रतिबंध लगाया गया, एबॉलिश किया गया। दो ही जगह ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है संविधान सभा की, आप कार्रवाई को पढ़िए। एक अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया और एक सेपरेट इलेक्टोरेट को एबॉलिश किया गया। अनटचेबिलिटी एबॉलिश करने का मतलब था, हटाने का, उन्मूलन करने का मतलब था कि मानव प्रतिष्ठा को बहाल करना, सब बराबर का अधिकार है सबका। और सेपरेट इलेक्टोरेट को खत्म करने का मतलब बहुत सीधा, संविधान सभा की बहस पढ़ लीजिए कि आप कोई किसी समुदाय का नेता नहीं होगा, किसी बिरादरी का नेता नहीं होगा, जात का नेता नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी वोट हर उस क्षेत्र में रहने वाला, हर समुदाय, हर जाति, हर मजहब का मानने वाला वोटर होगा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। 47 से पहले क्या था? 47 से पहले था कि मुसलमान अपने प्रतिनिधि चुनते थे, हिंदू अपने प्रतिनिधि चुनते थे, इसी तरह की व्यवस्था थी। उसको हमने कॉन्शियस डिसीजन लेके खत्म किया, क्योंकि हमने ये माना था हमारे देश के बंटवारे की जड़ में ये व्यवस्था थी जिसने हमारे बीच में दीवारें उठा दी थी। मैं समझ नहीं पाता हूं कि जो देश सिर्फ 75 साल पहले जिस देश का बंटवारा हुआ हो, आज भी हमें चिंता नहीं है कि हमें अपनी एकता मजबूत करनी है। आज भी हम इसकी इजाजत देंगे कि लोग समाज को राजनीति के नाम पे खंडित करते रहें। एम्पावर करने के लिए तो हर भारतीय को एम्पावर करना हमारी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र का मतलब ही ये है। लोकतंत्र में विभिन्न वर्गों को एम्पावर नहीं किया जाता है। लोकतंत्र में अगर वर्ग ही बनाना है तो आपको, जो महात्मा गांधी ने कहा है, लास्ट मैन से शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक, लेकिन फिर ये तो वो लोग हैं, तो गवर्नर साहब ये तो वो लोग हैं जो लाउड स्पीकर का रिलीजन बताते हैं, जो हिजाब को लेकर बहस छिड़ जाती है तो फिर अदालतों पे सवाल खड़े करते हैं। इनको इतना महत्व मत दीजिए, इनको इतना महत्व मत दीजिए, क्योंकि ये सब इसीलिए बोलते हैं ताकि इनके बारे में चर्चा की जाए। और ये वो लोग हैं, ध्यान रखिएगा,
भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, और 1947 अगस्त से लेके अक्टूबर 1948 तक हैदराबाद में मौत का नंगा नाच नाचा गया। पढ़ लीजिए किताबें उस जमाने की उठा के, क्या कर रहे थे ये लोग, और आखिरकार पुलिस एक्शन करना पड़ा, और इन लोगों ने कॉल दी कि कोई फिक्र मत करो, कलमा पढ़ो और कूद जाओ टैंक के आगे। तो ये तो वो लोग हैं जो अपनी राजनीति के लिए, इनमें से खुद कोई नहीं मरा, लेकिन इन्होंने पता नहीं हजारों नौजवानों को के जज्बात भड़का के उनको अपनी मौत इनवाइट करने पे मजबूर किया। तो ये वो लोग हैं, इनके बारे में काहे के लिए बात करें। लेकिन क्योंकि इस देश में पॉलिटिकल नैरेटिव आता है गवर्नर साहब, तो इसलिए सवाल पूछा जाता है। और अभी आपने ये कहा कि नैरेटिव तो इसलिए बनता है ना कि आप लोग उसका नोटिस लेते हैं। इग्नोर करना सीखिए। अगर इग्नोर करेंगे, इनकी सारा यूएसपी इसमें है कि हमारा मीडिया इनका नोटिस लेता है। आप कह रहे हैं मीडिया नोटिस लेता है, लेकिन गवर्नर साहब आप मुझे बताएं, अगर जुम्मे की नमाज के बाद वायलेंस हो, उसके बाद पथराव हो, तो मीडिया उसे कैसे ना दिखाए? वो किस तरह की सोच है? हम भले ही ये कहें ये कुछ लोग हैं, लेकिन जो सोच सड़क पर पथराव के तौर पर आती है, पत्थरबाजी में दिखाई देती है, क्या इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए? नहीं, आप घटनाओं को दिखाइए। ऐसे लोगों को जो अटपटी बातें बोलते हैं सिर्फ अटेंशन सीख करने के लिए, उनको इग्नोर करने की मैं बात कर रहा हूं। घटना हुई है, वो तो वास्तविकता है, और उसके बाद उन लोगों को भी आप चर्चा कर सकते हैं जो उसके लिए जिम्मेदार है। मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनको जरूरत से ज्यादा नहीं, मैं देखता हूं, मुझे लगता है कि इनको जरूरत से ज्यादा अहमियत दी जाती है। लेकिन जो पथराव के लिए सड़क पर आ जाते हैं, नमाज पढ़कर आते हैं, इबादत करके आते हैं, तो फिर पथराव करते हैं, उसको जरूर दिखाइए, उसको जरूर दिखाइए। इसलिए कि आपको अगर एक जन चेतना पैदा करनी है, तो उसमें वो ऐसी घटनाएं जो हैं, ताकि उनके खिलाफ एक माहौल बने पूरे देश में, और हर किसी के अंदर बने माहौल कि शांति को तोड़ के ना हम अपना फायदा कर सकते हैं, बल्कि हम देश को कमजोर करेंगे अगर हम अपनी शांति को डिस्टर्ब करते हैं। सर, पत्थरबाजों का धर्म बताना, दंगाई का धर्म बताना, अवैध निर्माण पर एक्शन हो तो धर्म बताना, इसके अलावा बुलडोजर का धर्म बताना, लाउडस्पीकर का धर्म बताना, ये जो सोच है, इस पर आपका जवाब? मैंने बता दिया आपको, ये सब मैनिफेस्टेशंस हैं, ये लक्षण हैं। बुनियादी बीमारी की तरफ ध्यान दीजिए। हमें इसका इंतजाम करना पड़ेगा कि अपने बच्चों के लिए 14 साल की उम्र तक, जब तक उनकी समझ विकसित ना हो जाए, उनको जो ये प्रभाव है, इनसे बचाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन वो है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है कि जहां हम भारत की पहचान, भारत शिक्षा का, विद्या का, ज्ञान का केंद्र रहा है, अपनी उस पहचान को दोबारा कायम कीजिए। सर, वही मेरा सवाल है, कैसे बनेंगे विश्व गुरु? पत्थरबाजी से, अपराध का धर्म बताकर, दंगाई का धर्म बताकर, गर्दन काटकर? अरे हम विश्व गुरु बनने के लिए जो हमें करना है, हम वो करेंगे ना, उसके बाद बनेंगे। तो हम बनेंगे, अब कोई शुबा नहीं है। इसलिए कि ये ऐसी चीज है, चूंकि वो बताऊं मैं आपको कि एक जगह लिखा है कि भारत के लोग जो हैं, वो एक ऐसे समुदाय के उत्तराधिकारी हैं जो भरत नाम की अग्नि की पूजा करते थे। तो अग्नि का मतलब क्या होता है? तेज। तेज कहां से आता है? ज्ञान से, विद्या से, प्रज्ञा से। तो वो हमारी एक स्वाभाविक गुण है भारतीयों में। हम उसको सिर्फ ये जो बीच का पीरियड है, जो हमारे पतन का काल था, जिसमें हमारे लोगों बहुत सारे कारण हैं, हम इस वक्त उसमें नहीं जा सकते, लेकिन जहां वो शिक्षा से अलग हो गए, हमें अपनी उस परंपरा को दोबारा बड़े जोर से जिंदा करना चाहिए। आप शिक्षित करने की बात कर रहे हैं। इस देश में जो बातें मैंने बार बार सुनी, क्योंकि मैं बहस भी कंडक्ट करती हूँ, डिबेट शोज करती हूँ, इस देश में जब डिबेट शोज में, और हमारे करोड़ों दर्शक देखते हैं, ऐसा लगता है कि इस देश में माइनॉरिटी
भी खतरे में है, मुसलमान तो खतरे में बार बार बताया ही जाता है। एक सोच ऐसी डेवलप की जा रही है जिसे मैं कहूंगी कहीं ना कहीं रेडिकलाइजेशन के लिए बड़े तौर पर जिम्मेदार है। और फिर दूसरी तरफ वो नैरेटिव आता है जिसमें यह कहा जाता है कि हिंदू भी खतरे में। तो इस देश में हिंदू और मुसलमान दोनों ही विक्टिम है, दोनों ही खतरे में, तो फिर सेफ कौन है? आप ये जो पूरी बहस है इसे कैसे देखते हैं? हाँ, आप लोगों को शिक्षित कर दीजिए, कोई खतरे में महसूस नहीं करेगा। बजाय इनसे शैडो बॉक्सिंग करने के लोगों को शिक्षित कर दीजिए। जब उनके अंदर चेतना पैदा हो जाएगी तो फिर वो कभी इनके बहकावे में नहीं आए। इस देश में मुसलमान खतरे में है, उनसे क्या कहेंगे आप जो बताते हैं? जो ये कहते हैं देश में माइनॉरिटीज मुसलमान खतरे में है, उनसे क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमें ये भी नहीं पता कि हमारा संविधान क्या कहता है। ये भाषा अंग्रेजों के जमाने की भाषा है। हमारे यहां कोई माइनॉरिटी नहीं। रूल ऑफ लॉ सोसाइटी में वन विद लॉ इज मेजोरिटी, ये मैक्सिम है बुनियादी तौर पर। जो कानून के अनुसार चलेगा वो मेजोरिटी है, वो बहुसंख्यक है। बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज एबव यू। ये समझ बुनियादी पैदा कर दीजिए कि जो सुरक्षा प्रदान होती है वो कानून से होती है। मैं कानून के प्रति रक्षा, कानून के प्रति मेरा सम्मान का भाव होगा तो कानून मेरी रक्षा करे। मेरा सम्मान का भाव नहीं होगा कानून के प्रति तो कानून के चलते हुए भी मैं सुरक्षित महसूस करूंगा अपने आप। इसलिए सबसे बुनियादी चीज है अपने बच्चों की फिक्र करिए। हमने तो जो वक्त देखा है बहुत ही बुरा वक्त देखा है। मैं भी नहीं पैदा हुआ था, आप भी नहीं हुई, आप तो बहुत बाद में पैदा हुई हो। लेकिन इस देश का बंटवारा हो चुका है इन्हीं बातों के चलते। हमें तय कर लेना चाहिए कि हमें अपनी एकता को मजबूत करना है। हम भारतीय हैं, फिर हमारी और हजारों पहचान, कोई शक नहीं। तो हमें और भारतीय होने के नाते हमारा फर्ज है असल चीज को तलाश करें कि भारत का जिसे फाउंडेशनल वर्च्यू कहा जाता है, जो बुनियादी खूबी है वो क्या है? वो है ज्ञान की परंपरा। अपनी ज्ञान की परंपरा को दोबारा जिंदा करिए, इन सब का मुकाबला आसानी से कर लेंगे। अकेले सिर्फ अपनी चिंता व्यक्त करने से कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर सर, जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए और इतना डिटेल में बात करने के लिए। बेहतर होता आप जैसी सेन वॉइसेस इंडिया की पॉलिटिक्स में भरपूर होती तो शायद जिस ज्ञान की परंपरा की बात आप कर रहे हैं उस ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाना इतना आसान, इतना मुश्किल नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सर।